हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई समरी के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले वी हैव लर्नड अबाउट एमाइंस एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल एंड जनरल केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे रिलेटेड हम समरी पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस करेंगे विच मे बी यूज़फुल इन योर टर्म टू बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक इस तरह की ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी का, कि मीन्स हम केमिकल को चेंज कर दें इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कि बाय यूजिंग केमिकल्स वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। इसका छोटा सा एग्जांपल होता है बैटरीज या सेल। सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है, और उन केमिकल्स की रिएक्शन से, उन केमिकल्स की हेल्प से वी कैन क्रिएट लाइट, मीन्स एनर्जी, मीन्स पावर। सो दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर कि how can we create and what are the factors and terms which are useful to create electricity from chemicals. तो the first term is electrochemical cell. electrochemical cell क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है? सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए, इट इज़ अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो अभी मैंने तुमको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, दो हाफ सेल्स होते हैं। देयर आर टू हाफ सेल्स। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सेकेंड इज reduction half cell. We put a metallic rod which act as anode, and in another beaker or another cell we put another metallic rod which act as cathode. We added chemical in this half cell. Suppose if this rod is made up of zinc and this rod is made up of copper, so zinc rod is working as a anode and copper rod is working as cathode. Now both rods connected by galvanometer or voltmeter to check the current. If current generate in the system, then there will be some change in galvanometer or voltmeter, whatever we are using. So first cell is acting as oxidation half cell and second cell is एक्टिंग एज रिडक्शन हाफ सेल। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है एंड यहाँ पर बिल्कुल ठीक रिडक्शन होना है। नाउ वी आर यूजिंग जिंक रॉड हियर, सो द सॉल्यूशन मस्ट बी रिलेटेड विद जिंक सॉल्ट। सपोज वी कैन टेक जिंक सल्फेट, वी कैन टेक जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, एनीथिंग। यहाँ पर यू हैव टू टेक सॉल्यूशन रिलेटेड विद कॉपर, लाइक कॉपर सल्फेट वी आर यूजिंग। अब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा तो करंट भी जनरेट होगी। करंट का फ्लो कहाँ से किधर होगा? कैथोड टू एनोड। सो क्वेश्चन कैन बी अराइज कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर? अब क्या होता है, जब ये सेल वर्क करता जाता है तो एक टाइम पर आकर ये जो हमारा एनोड है, एनोड खत्म हो जाता है। एनोड पर से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ को मूव कर जाते हैं। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन सेल डोंट वर्क। जब सेल हमारा खत्म हो गया, सेल हमारा वर्क करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमारा सारा का सारा एनोड कन्वर्टेड इनटू कैथोड। अब इसको रिकवर करना है, तो जो बैटरीज होती हैं कार की, इन्वर्टर की या रिचार्जेबल सेल होते हैं, उनमें क्या होता है, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा होता है।
salt bridge. This is salt bridge. salt bridge कैसे काम करता है? ये क्या काम करता है, जितने भी आयन कम होगा यहाँ से, अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें KCl और NH4Cl प्लस अगर एक एल्गी होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है जो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, और जब जो भी आयन यहाँ पर हमारा कम हो गया उस आयन को इस सॉल्ट ब्रिज में से वो निकाल देता है। सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, वो पर्टिकुलर पोटेशियम आयन हो या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो भी कम हो जाएगा उसको इस सेल में या इस सेल में वो प्रोवाइड करवा देगा, जिसकी वजह से हमारा केमिकल रिएक्शन लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो जब भी हमारी कार की बैटरी या घर की इन्वर्टर बैटरी ख़राब हो जाए तो आप ये मत समझना कि उसका एनोड कैथोड ख़राब हो गया है, सिर्फ उसकी एक चीज़ ख़राब होती है, क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज रिप्लेस कर देते हैं तो बैटरी नई हो जाती है। यही रीज़न है बैटरी वाले बैटरी वापस क्यों ले लेते हैं, इसी वजह से ले लेते हैं। वो बस उनको क्या करना है, उनको सॉल्ट ब्रिज अच्छी क्वालिटी का डाल देना है उसमें चेंज करके, बैटरी दोबारा से नहीं हो जाएगी। क्लियर। अब यहीं से एक चीज़ हम और सीखते हैं, हाउ कैन राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। वी कैन राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एनोड, देन इस तरह से लगाना, देन एनोड प्रोडक्ट, जो भी एनोड का प्रोडक्ट होगा, देन डबल, ये डबल पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, देन कैथोड का प्रोडक्ट, कैथोड का प्रोडक्ट। इसके बाद इस तरह से एक लाइन बना देना और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो कर देना। सो दिस इज कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल, और अनदर नाम गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ कैन वी राइट सेल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एनी रिएक्शन। अब मैं तुमको ये एक इक्वेशन की फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। सपोज करो जिंक प्लस कॉपर प्लस प्लस, जिंक एक्टिंग एज एनोड, कॉपर एक्टिंग एज कैथोड, जिंक कन्वर्टेड इनटू प्लस प्लस। व्हाई? बिकॉज जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और जब किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। समझ में आ रहा है आकाश? तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट एंड कॉपर प्लस प्लस कन्वर्टेड इनटू Cu, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वापस वो अपनी एक्चुअल स्टेट में आ गया। अब सपोज इफ आई वांट टू राइट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो एनोड, दिस इज एनोड प्रोडक्ट, दिस इज कैथोड, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। सो वी कैन राइट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन as Zn, this mark, zinc plus plus product of anode, then double parallel line which represents salt bridge, copper cathode and copper product of cathode. Now we can use electron shifting. So this is the complete cell representation. Next, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। एनोड इज द मेटल और इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड कैथोड क्या होता है, कैथोड वो मटेरियल है या वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन होता है। इसके बाद यू मस्ट नो अबाउट दिस इक्वेशन, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड और एनोड, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह वर्क कर रहा है और एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड की तरह वर्क कर रहा है। सपोज वी हैव टेकन जिंक एंड कॉपर, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू कॉपर की होती है। इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में वो देगा जब भी वो पूछेगा। सिर्फ हाइड्रोजन का आपको ये ध्यान रहना चाहिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको शायद क्वेश्चन में ना दे, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड विच इज 0। बाकी अभी फॉर्मूलाज आगे आएंगे तो ये उनमें यूज होगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल, कुछ रिएक्शंस जैसे एक गिब्स फ्री एनर्जी होती है -NF E0 सेल,
ई नॉट सेल यही है। ई नॉट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय ई कैथोड माइनस ई एनोड। एफ इज फेराडे कांस्टेंट, एफ इज फेराडे कांस्टेंट एंड एन इज नंबर ऑफ आयंस या चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ आयंस। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब एक सीरीज होती है, बीच में वहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इससे ऊपर और इससे नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स हैं एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है और इनकी ई नॉट सेल की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। बल्कि मैं सेल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ई नॉट वैल्यू हम बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नॉट वैल्यू जो होती है हाइड्रोजन से ऊपर वालों की कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एंड हाइड्रोजन से जो नीचे एलिमेंट्स आते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। सो इसीलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इनका पॉजिटिव है, इसलिए ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से 101% मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। विदाउट दिस इक्वेशन बोर्ड पेपर विल नॉट बी फॉर्म। सो आपको ध्यान रखना है ई सेल, ई सेल इज EMF ऑफ सेल। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। और अगर प्रेशर दे रखा हो तो यहाँ आप प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ प्रेशर इज गिवन इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन यूज़ प्रेशर। सो इस इक्वेशन को ध्यान रखना। ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है? अभी पढ़कर आए हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एन यहाँ पर क्या है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कितना वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। एनोड की कंसंट्रेशन एंड कैथोड की कंसंट्रेशन, ये भी क्वेश्चन में आपको बताएंगे। सो ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन देखो यहाँ भी आ गई, मैंने अभी पीछे बताई थी। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? माइनस NF ई नॉट सेल। एक फॉर्म इसकी और होती है माइनस 2.303 RT log Kc। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। चलिए फ्यूल सेल आगे चलते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिससे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और जो जनरली जो रॉकेट्स जाते हैं स्पेस में उनमें ये फ्यूल सेल यूज़ होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता। और इसमें कौन कौन सी गैसेस यूज़ हम कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं, मीथेन हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं और इनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है किसी भी एक गैस का ऑक्सीजन के साथ। तो फिर क्या हो जाता है? एनर्जी रिलिबरेट होती है, जो एनर्जी बहुत सारे जगह पर स्पेस में रॉकेट भेजने में काम में आती है या फिर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। इस सेल की जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 78% एफिशिएंट है ये। सो फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री है, बहुत एफिशिएंट है और इससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी हम बना सकते हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम तक बिना रुके, बहुत लंबे टाइम तक। बस हमें क्या करना है? हमें गैस प्रोवाइड करानी है और ऑक्सीडेशन कराना है। चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने किसी भी मटेरियल को सॉल्वेंट में मिलाया, सपोज करो सॉल्वेंट इज वाटर, और सपोज करो मैंने NaCl को मिला दिया, तो अगर NaCl अपने आयंस में ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, किसी सॉल्वेंट में जनरली वाटर में ही डालने पर, तो दैट सब्सटेंस कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और जो नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैंने अगर ग्लूकोज मिलाया, ग्लूकोज इज C6H12O6, इफ आई एडेड ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन वाटर या एक्वा सॉल्यूशन, तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा,
दैट मीन्स ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट? बताओ। यस करेक्ट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट whether NaCl molecule is electrolyte because it is getting decompose or dissociate in its ions। तो यहाँ क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि उसका अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना। अब यहाँ पर फिर दो केस आ जाते हैं। दो केस क्या आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and weak electrolytes। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? जिसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया और वो जल्दी अपने आयंस में ब्रेक हो गए। भाई मान लो एक तो हो रहा है कि 4, 5, 6, 7 सेकंड में ब्रेक हो गया, और एक हो रहा है आधा घंटे में भी ब्रेक नहीं हो रहा अपने आयन में, 100% आयनाइज नहीं हो रहा। सो विच आयोनाइज 100% आयोनाइज हो जाएं, और जो 100% आयोनाइज नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप इसको पानी में डालिए, इसलिए तो ये वीक एसिड है क्योंकि 100% आयोनाइज नहीं होता है। यहाँ पर कुछ भी ले लो, NaCl ले सकते हो आप, KCl ले सकते हो। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज 100% आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विच डू नॉट आयनाइज 100% आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए आगे आते हैं। ओम्स लॉ। केमिस्ट्री में तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, V=IR। ओम्स लॉ, R इज रेसिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। रेसिस्टेंस यूनिट ओम, बस। और बाकी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यू हैव टू रिमेंबर यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी को स्मॉल के से हम डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। फिर एक टर्म आती है इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बाद एक और टर्म आएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने किसी सॉल्यूशन में लिए, तो और इलेक्ट्रोड्स को, जो दो इलेक्ट्रोड्स थे उन्हें 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया, तो उसके बाद जो हमारी कंडक्टेंस आएगी दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो फॉर्मूला इज दिस। देखो यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्यों यूज़ करा है हमने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए यहाँ पर वी आर यूजिंग नॉर्मेलिटी टर्म। K इज कंडक्टिविटी। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला जो लिखा है क्या हो गया? K × 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी फिर से बढ़ जाती है न्यूमेरिकल आने की, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर एंड यू एडेड 1 मोल ऑफ एन आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं NaCl ऐड कर रहा हूँ, ठीक? तो 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यू हैव एडेड इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरह के आयन यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो इन आयंस की कंडक्शन पावर या कंडक्टिंग पावर को हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन भी है यहाँ पर। देखो ये जो कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए।
कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, मोलर होनी चाहिए, मतलब मोलरिटी की टर्म में होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, बिकॉज मोलर का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है और कंडक्टिविटी का मतलब कि आयन के फ्लो होने की एबिलिटी, फ्लो होने की पावर। तो आपको इस समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला देख लो, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, या मोलरिटी की जगह वी कैन यूज C, बिकॉज C रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में किसी किसी जगह पर मोलरिटी की जगह कॉन्सेंट्रेशन भी आपको मिल सकती है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी जो है सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस के इक्वल होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज रेसिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या वी कैन से रेसिस्टिविटी, L इज लेंथ, A इज एरिया एंड L अपॉन ए, L अपॉन ए जो पूरी टर्म है, इस पूरी L अपॉन ए टर्म को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार। फिजिक्स में स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में G स्टार से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, R इज रेसिस्टेंस, L अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट। तो वी कैन राइट R इज इक्वल टू रो इंटू G स्टार। क्लियर। अब जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है, ये जो कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के इक्वल होती है। तो मैं इस रो की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन के इंटू जी स्टार, या मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल्स टू, यहाँ इधर लिखता हूँ, जी स्टार अपॉन आर, जी स्टार अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला इधर से डिराइव हुआ है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। 3-4 बेसिक फॉर्मूले ही ध्यान में रखना, रटना कुछ नहीं है, सारा कुछ वहीं से मिक्स होकर के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने वाला है, 101% क्वेश्चन आने वाला है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी जो होगी डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन मतलब हम उसमें पानी मिलाते गए, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक टर्म और आ गई अभी ये। चलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमारा फॉर्मूला था ये, दैट वाज आवर फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी। इसमें अगर कंसंट्रेशन आपकी जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया है, उसमें डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया। सो इफ कंसंट्रेशन इज जीरो इन द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है इट वुड बी इनफाइनाइट। तो इफ वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट, then we say this limiting molar conductivity, not molar conductivity, it is considered as limiting molar conductivity। कब, अगर कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है। रखने का यहाँ कुछ भी काम नहीं है, फॉर्मूले से देखो और बता दो। या इसका एक और दूसरा नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो यहाँ लिखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन खत्म, बिल्कुल कंसंट्रेशन खत्म, तो लिमिटिंग, तो मोलर कंडक्टिविटी कंसिडर्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। मैं समझा देता हूँ किस तरह से।
देखो सपोज करो NaCl के लिए हम ले रहे हैं, तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, Na पॉजिटिव, Cl के लिए क्या होगी, Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल पूरे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, इसके आयंस के सम के। तो कोई आयन बन गया पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला बन गया, इनका सम कर दिया, तो दिस इज टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम सल्फेट विल ब्रेक इनटू 2Al, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है सबको पता है, प्लस 3 सल्फेट, सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी Al2SO4 की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ एक चीज़ देखना, जो भी आगे कॉफिशेंट है, ये वाला टर्म है, दिस टर्म रिप्रेजेंट कॉफिशेंट। तो कैटायन के आगे जो भी कॉफिशेंट होगा, यहाँ कितना है 2, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, प्लस 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट। तो इसकी वैल्यू आपको दे देगा क्वेश्चन में, जो भी देगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सपोज करो कुछ भी दे दिया, या सल्फेट कुछ भी दे दिया, तो आप 2 की मल्टीप्लाई उस वैल्यू से कर देंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई सल्फेट की वैल्यू से आप कर दोगे। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया, दिस इज कोहलॉश लॉ, दिस इज कोहलॉश लॉ। तो कोहलॉश लॉ क्या होता है, कोहलॉश लॉ क्या बताता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब वी कैन से द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू सम ऑफ, सम माने एडिशन, एडिशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। तो ये रूल भी आपको, ये लॉ भी आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विद्या पब्लिकेशन ने आपके लिए बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चंस उपलब्ध करा रखे हैं मैक्स मार्क्स की सीरीज़ ने। तो आप इनको ज़रूर पढ़ें और इनको पढ़ करके जितने भी बेटर मार्क्स आप ला सकते हो उन्हें लाने की कोशिश करिए। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेकअप, ब्रेकिंग ऑफ आयंस या आयोनाइजेशन। वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड एट प्लेस ऑफ डिसोसिएशन इज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड इट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर C लग रहा है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन वाला टर्म। तो कंसंट्रेशन किस में थी हमारी, मोलर कंडक्टिविटी में, लिमिटिंग में तो कंसंट्रेशन 0 कर दी थी हमने। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन C, जो लिमिटिंग, जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था। और अगर ये चीज़ नहीं पता तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन बाय कोहलॉश लॉ। तो हम दोनों टर्म्स, वी कैन फाइंड आउट बोथ द टर्म्स इफ वी आर नॉट हैविंग वैल्यूज ऑफ एनी वन ऑफ देम। आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन का चलना, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन, ये आयन है, डिस्टेंस ट्रेवल करना पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल लग रहा है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का, तो उसमें एक सेकंड में कितना वो आयन ट्रेवल किया है, दैट इज नोन एज आयनिक मोबिलिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सपोज करो दिस इज आवर सेल, हमने यहाँ पर 2 पोटेंशियल है जिनमें ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाए, तो इन दोनों के बीच में जितना भी पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको डिवाइड कर दो डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स।
तो दिस इज कंसिडर्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स as a result of passage of electricity through its aqueous solution is known as electrolysis. So electrolysis क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सपोज करो दिस इज आवर सेल एंड वी आर एडिंग एनोड एंड कैथोड and it is filled by any aqueous solution of any salt. Now both electrodes connected with battery and voltmeter and galvanometer is used. अब क्या होगा? I added NaCl in this solution. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से NaCl will break down into positive ion and negative ion. This is known as electrolysis. लाइसिस मीन्स ब्रेक होना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से. तो किसी भी सॉल्ट का इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना, ब्रेक हो जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेशन था जिसमें हमने आपको सारे के सारे की पॉइंट्स जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते थे वो सारे बताए. नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर. सो इसको अच्छे से पढ़कर नोट्स बना लीजिएगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री.